शुरुआत करते हैं सिर्फ इस एक नंबर से, 14। अब देखें, ये कोई आम सा अदद नहीं है, बल्कि आज की आलमी सियासत में सबसे बड़ी और अहम पेशरफ्त का पूरा मरकज़ है। ये दरअसल उन 14 नुकाती जंगबंदी तजावीज़ यानी सीज़ फायर प्रपोजल्स की निशानदेही करता है जो हाल ही में अमेरिका ने ईरान को भेजी हैं। आज के इस तज्जिये में हम इन्हीं ताज़ा तरीन जियो स्ट्रेटेजिक हालात का बिल्कुल गैर जानिबदाराना और ज़रा गहराई में जाकर जायज़ा लेंगे। ख़ास तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान जो ये खुफिया बैक चैनल राब्ते चल रहे हैं, आखिर इनकी कहानी क्या है। हम इन तफसीलात को बिल्कुल उन्हीं हक़ाइक़ की रोशनी में समझेंगे जो ज़राए से सामने आए हैं। ये मामला इंतहाई पेचीदा और हसास है। यहाँ उठने वाला हर एक कदम पूरी दुनिया पर असर डालता है। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से इस रोड मैप को देख लेते हैं। पहले 14 नुकाती अमरीकी तजवीज़, फिर ईरान का खुफिया जायज़ा, उनकी न्यूक्लियर रेड लाइन, अमरीका के सामने मौजूद रास्ते, बदलती हुई आलमी पावर डायनामिक्स और आखिर में इन सब का ग्लोबल इकोनॉमी और तेल की कीमतों पर असर। चलिए शुरू करते हैं। हिस्सा अव्वल, 14 नुकाती अमरीकी तजवीज़ और जंगबंदी की ये शराए। अब ज़रा सोचिए, जब दो बड़ी ताकतों के दरमियान डायरेक्ट बातचीत बिल्कुल बंद हो तो होता क्या है? लाजमी सी बात है, किसी तीसरे फरीक यानी थर्ड पार्टी पर इन्हिसार करना पड़ता है। ज़राए बताते हैं कि अमेरिका ने पाकिस्तान को एक डिप्लोमेटिक इंटरमीडियरी के तौर पर इस्तेमाल किया और ये 14 पॉइंट्स ईरान तक पहुंचाए, और पाकिस्तान ने ये पैगाम बिल्कुल वैसे का वैसा एज इट इज़ ईरान के हवाले कर दिया। दूसरा हिस्सा, पैगाम मिलने के बाद ईरान का इंतहाई खुफिया और मोहतात तरीक़ेकार। अब ज़राए के मुताबिक ये कोई आम ईमेल या मैसेज नहीं है। पाकिस्तान से ये पैगाम पहले ईरान पहुंचता है और फिर वहां से इसे सुप्रीम लीडर तक ले जाना होता है। लेकिन किसी भी किस्म की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग या सर्विलेंस से बचने के लिए ये पूरा सफ़र फिजिकली यानी मुकम्मल तौर पर जिस्मानी और इंतहाई खुफिया अंदाज में तय किया जाता है। और इस हसास काम के लिए इस्तेमाल किया होता है पर्चियां। जी हाँ, कागज़ के टुकड़े। ये महफूज पर्चियां इन इंतहाई हसास पैगामात को ईरानियन क़यादत तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, क्योंकि ज़ाहिर है अमेरिका और दूसरी क़ुव्वतें मुसलसल इनकी लोकेशन ट्रैक करने की फिराक में रहती हैं। तो इस डिजिटल सर्वेलेंस से बचने के लिए ये पुराने तर्ज का लेकिन इंतहाई सख्त सिक्योरिटी निज़ाम अपनाया गया है ना हैरत की बात? तो सबसे अहम नुक्ता यहाँ यह समझने का है कि ये कोई फौरी फैसला नहीं होता और ना ही कोई एक शख्स ये फैसला करता है। इस पुरखतर तरीक़ेकार और मुसलसल एहतियात की वजह से पैगाम पहुंचने और फिर उस पर गौर करने में ही 4 से 5 दिन लग जाते हैं। और ये वक्त फ़कत सिक्योरिटी के लिए नहीं, बल्कि ये ईरानी क़यादत को मिल बैठकर इज्तिमाई फैसला करने का मौका देता है। क्योंकि देखें, अगर बात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक चली गई ना, तो इसके नताइज फिर पूरी क़यादत को ही मिलकर भुगतने होंगे। तीसरा हिस्सा, न्यूक्लियर रेड लाइन और ईरान की वो सख्त शराइत जिन पर कोई समझौता नहीं। ज़राए के मुताबिक ईरान ने अपना मौक़िफ़ इंतहाई वाज़े और दो टोक रखा है, जो मीडिया पर चलने वाले दूसरे आम बयानों की बिल्कुल नफ़ी करता है। उनका सीधा सा कहना है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम पर तो किसी किस्म का कोई समझौता हो ही नहीं सकता, और इस हवाले से मीडिया में जो बातें चल रही हैं उन्हें सरासर झूठ करार दिया गया है। अब ज़राए रिपोर्ट करते हैं कि ईरान ने तो बाकायदा मुज़ाकरात की टेबल पर बैठने से पहले ही कुछ इंतहाई सख्त शराइत सामने रख दी हैं। मुतालबा क्या है कि पहले तमाम पाबंदियां उठाई जाएं, उनके अरबों फ्रोज़न डॉलर्स वापस किए जाएं, माली नुकसानात का पूरा अजाला हो, और हाँ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर उनकी सिक्योरिटी की पक्की ज़मानत दी जाए। ईरान के लिए उनका सबसे बड़ा बार्गेनिंग कार्ड उनका यूरेनियम है, तो सीधी सी बात है, जब तक ये मांगें पूरी नहीं होती, न्यूक्लियर इशू पर तो बातचीत शुरू ही नहीं हो सकती। आगे बढ़ते हैं चौथे हिस्से की तरफ। इन सख्त शराइत के नतीजे में अमेरिका के सामने आखिर कौन से दो रास्ते बचते हैं? ज़राए इस पूरी सूरत हाल को अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए एक इंतहाई मुश्किल फ़ैसले के तौर पर पेश करते हैं। ऐसे समझें जैसे आगे कुआं पीछे खाई। एक तरफ एक ऐसा फ़ौजी ऑपरेशन है जिसे तकरीबन नामुमकिन करार दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ एक ऐसी डील जो अमरीका के लिए इंतहाई बुरी है, क्योंकि इस डील में उन्हें पाबंदियां तो उठानी पड़ेंगी, मगर बदले में न्यूक्लियर कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं मिलेगा। यहाँ ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ज़रिए के मुताबिक ये फ्रेमवर्क बाकायदा ईरान की जानिब से पेश किया जा रहा है। ईरानी मिलिट्री का दावा है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन के पास अब वक्त बहुत कम है और उन्हें इंतखाब करना होगा, या तो एक ऐसी जंग जो जीती नहीं जा सकती, या फिर एक ऐसा मुआहदा जो उनके लिए खुद दर्जा बेइज्जती का बाइस बन सकता है। ये सोर्स मटीरियल अमेरिका को पूरी तरह से एक बंद गली में खड़ा दिखाता है। पांचवां हिस्सा, तेज़ी से बदलती हुई आलमी हरकियात और अमेरिका की परसीव्ड कमज़ोर पोजीशन। अब ज़राए यहाँ क्या कहते हैं? वो बहस करते हैं कि ईरान
امریکی ایڈمنسٹریشن پر پڑنے والے ان تمام پریشر سے پوری طرح آگاہ ہے۔ دیکھیں نا، امریکہ میں مڈ ٹرم الیکشن سر پر ہیں، چائنا کا دورہ آنے والا ہے، عالمی معیشت پہلے ہی عدم استحکام کا شکار ہے، یورپ سے ان کے فوجی اڈے ختم ہو رہے ہیں، اور اوپر سے پولیٹیکل پاپولیرٹی کا گراف مسلسل نیچے گر رہا ہے۔ بس یہی وہ سارے عوامل ہیں جن کی بنیاد پر ایران خود کو ان مذاکرات میں ایک انتہائی مضبوط پوزیشن میں تصور کر رہا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق اگر دیکھیں تو مذاکرات کی بازی تقریباً الٹ چکی ہے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ پہلے امریکہ کا پورا فوکس ایران کے نیوکلیئر پروگرام، حزب اللہ اور میزائل پروگرام پر ہوتا تھا، لیکن آج ساری بحث صرف اس بات پر سمٹ آئی ہے کہ ایران کے روکے گئے فنڈ کیسے واپس کیے جائیں اور ان کی شرائط کو کیسے پورا کیا جائے۔ بالشبہ یہ گلوبل پاور ڈائنامکس میں ایک بہت بڑے بدلاؤ کی واضح نشاندہی ہے۔ آخری اور چھٹا حصہ، گلوبل سٹیکس، تیل کی قیمتیں اور عام معیشت پر ان سب کا اثر۔ اچھا، آپ ذرا اس پوری گیم کو گلوبل اکانومی کے لینس سے دیکھتے ہیں۔ ان خفیہ بیک چینل تجاویز کا نتیجہ سیدھا عالمی معیشت کو کنٹرول کرتا ہے۔ اگر ایران ان تجاویز کو مسترد کر دیتا ہے نا، تو عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتیں فوراً آسمان سے باتیں کرنے لگیں گی۔ لیکن اگر دونوں فریق واقعی کسی ڈیل پر پہنچ جاتے ہیں تو آئل پرائسز ڈراپ ہوں گی اور مارکیٹس میں پھر سے تھوڑا استحکام آئے گا۔ یہاں ایک اور نقطہ انتہائی اہم ہے، وہ یہ کہ جو گلف نیشنز ہیں یعنی خلیج کے ممالک، وہ کسی بھی قسم کی مزید جنگ کے بالکل حق میں نہیں ہیں۔ زیرو ایپیٹائٹ فار وار۔ وہ کسی فوجی تصادم کے بجائے اس وقت صرف اپنی اقتصادی بحالی اور اکانومی کو ترجیح دے رہے ہیں، اور فرینکلی یہ امن عام انسان کے لیے بھی لازمی ہے، کیونکہ کسی بھی قسم کے عدم استحکام کا سیدھا مطلب ہے عالمی سطح پر مزید مہنگائی اور شاید ایک بھیانک ریسیشن۔ تو پھر ان تمام حالات کو دیکھتے ہوئے دماغ میں سب سے بنیادی سوال یہی آتا ہے کہ یہ بیک چینل ڈپلومیسی آخر کتنی نازک ہے، اور کیا یہ بند کمروں میں چلنے والی خفیہ بات چیت واقعی دنیا کو ایک بڑے تباہ کن عالمی معاشی جھٹکے سے بچا پائے گی؟ یہ وہ سوال ہے جس کے جواب پر آنے والے دنوں میں پوری دنیا کی